हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ ही में पिछले दो लेक्चर्स को हम रिवाइज करेंगे। पिछले दो लेक्चर को रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो आपका जो मेमोरी पावर है या आप कह सकते हो जो पढ़ रहे हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई एटम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एटम गोल दिखता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट फिर भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो पहले से ही स्ट्रक्चर पता है। तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये है कि या तो हम उस स्ट्रक्चर को गलत पढ़ रहे हैं या हमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, एडवांस स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है। और ये सारे खुलासे इस चैप्टर के अंदर होंगे। तो हमने देखा कि भाई एटम के बारे में कुछ फिलोसफर्स ने बताया था। उसके बाद डेल्टन ने एटम के बारे में बताया कब? 1808 के अंदर। और अपनी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी कि एटम होता क्या है। जब मैटर को डिवाइड करते जाओ लास्ट में एक पार्टिकल मिलेगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। फिर बाद में पता चला कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं भाई। तो एटम को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अब एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हमने इसको कैसे खोजा, फिर हमने वो पढ़ा कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के फीचर्स क्या हैं, कैथोड रेज के फीचर क्या हैं। कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये हमने सेटअप किया था कि यहाँ पे लो प्रेशर था, हाई वोल्टेज था और यहाँ पे दो कैथोड लगा के कैथोड और एनोड लगा के हमने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया और हमने देखा कि यहाँ पे चमक उठ रही है, यानी कि इधर से इधर कोई मूव कर रहा है और इधर से इधर मूव करने वाला उसका चार्ज क्या होगा, जिसको हमने कैथोड रेज नाम दिया। और उसका एक चार्ज डिसाइड किया। चार्ज हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें पता लगा कि भाई जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सॉरी जब मैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो कैथोड रेज हैं पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं, यानी कि इनका चार्ज नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो नॉर्थ की तरफ भागते हैं। तो तुम नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं तो हमें ये समझ आया कि भाई जो ये हमारा कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज नहीं, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन है और इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया और इनके फीचर्स की बात की हमने। उसके बाद आज हम बात करेंगे चार्ज टू मास रेशो। अगर कोई भी चार्ज टू मास रेशो, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्ड है, उसके डिवाइडेड बाय मास कर दोगे, मतलब जैसे कोई भी जैसे चार्ज है तो चार्ज को डिवाइडेड बाय मास किया हमने। तो किसी चीज़ को भी डिवाइडेड बाय मास करते हो तो उसके चार्ज के या कोई भी वर्ड है उसके आगे स्पेसिफिक लग जाता है। जैसे मैं बोलूँ स्पेसिफिक एक्स को मैंने मास के साथ डिवाइड किया तो स्पेसिफिक ऑफ एक्स बोलूँगा। इसी तरीके से चार्ज को मास के साथ डिवाइड किया तो स्पेसिफिक चार्ज कहूँगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, आप याद करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं याद करना चाहते इट्स ओके। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखने जा रहे हैं क्या है और इसको जान के हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से समझते जाओ। कि अभी तक हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे में हम क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, दो साइड हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं और ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत लो कर देते हैं। जब हम बटन ऑन करते हैं तो कुछ रेज हमें देखने को मिलती है जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती हैं और तब हमें दिखती हैं, वैसे हमें नहीं दिख सकती। तो हमें पता लगा कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ कोई रेज यानी कि तरंगे मूव कर रही हैं और उन तरंगों का नाम हमने रखा कैथोड रेज। बाद में पता लगा कि ये जो तरंगे हैं इनका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा कर देखी और हमें पता लगा कि भाई इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है उस ट्यूब के ऊपर, तो ये जो कैथोड रेज हैं या कहो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट मूव करते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई। उसके बाद क्या है, इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as the path of the electrons. Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric and magnetic field depends upon। भाई थॉमसन नाम का एक बंदा था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर किया। थॉमसन ने एक और काम किया कि इस जो ट्यूब थी ना इसको थोड़ा इस तरीके का शेप दे दिया, यानी कि इधर कैथोड है, इधर एनोड है और पीछे से ट्यूब को फैला दिया और यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। उसने क्या किया, एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक साइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता घटाता रहा। मतलब पावर ज़्यादा कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ भागेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो उधर की तरफ भागेंगे। यानी कि इनकी पावर के साथ खेलते हुए उसने एक 3 पॉइंट ढूँढे। उनको उसको क्या मिला, मतलब जब उसने यहाँ से रेज़ पास की, ये रेज़ जाके यहाँ पे लड़ रही थी जब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, हटा देता हूँ मैं इसको। तो ये जो रेज़ थी वो बी पे जाके लड़ रही थी। कहाँ पे जाके लड़ रही थी? बी पॉइंट पे जाके लड़ रही थी। इसी तरीके से उसने फिर डेविएशन किया, यानी कि पावर्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम समझो कि एक कॉपी पे पहले तुम्हें समझाता हूँ फिर तुम्हें समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ। मेरी बात ध्यान से समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को यहाँ से आप खींच रहे हो। कोई रामू है, रामू इस ब्लॉक को यहाँ से खींच रहा है, ठीक है? और जोर लगा के खींच रहा है, तो ब्लॉक इधर जाएगा।
समझ लो ये रामू 10 न्यूटन से इस ब्लॉक को इधर खींच रहा था। फोर्स की यूनिट है 10 न्यूटन, 10 एन, यानी कि 10 न्यूटन से इधर खींचा था तो ब्लॉक इधर मूव करेगा। बट इधर से शामू आ गया, कहता कि मैं भी इस ब्लॉक को खींचूंगा। तो शामू कहता मैं भी इस ब्लॉक को खींचूंगा और ये भी 10 न्यूटन से खींचने लग गया, यानी कि इधर भी फोर्स बराबर है, इधर भी फोर्स बराबर है, तो ये बॉक्स कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। बात समझ आई? हाँ जी सर, नहीं मूव करेगा क्योंकि इधर भी इतनी ही जान से इधर खींच रहा है, इतनी ही जान से इधर भी खींच रहा है। फिर अब शामू क्या था, शामू के पास ना डोले थे, तो शामू ने क्या किया, और जोर लगाया, तो शामू ने 20 न्यूटन लगा दिया, यानी कि इससे ज़्यादा लगाया, तो बॉक्स फिर इधर मूव करेगा। जिधर फोर्स ज़्यादा रहेगा उधर बॉक्स मूव करेगा। सेम एज कैथोड रेज जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, और ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कैथोड रेज सीधा ट्रैवल करेंगे। फिर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हमने क्या देखा, ये कैथोड रेज इधर को भागने लगी। तो इधर को भागने लगी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, तो ये डेविएट करने लगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉर्थ साउथ लगाया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया इधर साउथ था इधर नॉर्थ था, तो फिर जो ये कैथोड रेज थे इस साइड को भागने लगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज नॉर्थ की तरफ भाग रहा है। अभी तुम याद कर लो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नॉर्थ की तरफ भागते हैं, नेगेटिव चार्ज नॉर्थ की तरफ भागते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो कैथोड रेज थे ये नॉर्थ की तरफ भागने लगे, किधर की तरफ भागने लगे भी, नॉर्थ की तरफ भागने लगी। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो ये सीधे जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और उनकी मैग्नीट्यूड यानी कि इनके पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की पावर अगर हम चेंज करें तो इनकी डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही है। पावर कम कर दे तो ये कुछ ऐसे जाने शुरू हो जा रहे हैं, बट पावर बढ़ा दे तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे घूम जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, ध्यान से समझना आपने। तो कंक्लूजन क्या था, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल, सॉरी चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। यानी कि भैया कह रहा है कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है ना, ये जो चार्ज मूव कर रहा है, अगर इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा रहेगा, मतलब ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा रहेगा ये उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, डेविएट होंगे, उतना ही ज़्यादा दूर जाएंगे, यानी कि सीधा ट्रैवल करने की बजाय उतना ही ज़्यादा घूमेंगे, उतना ही ज़्यादा। समझ लो एक बहुत पतला सा बंदा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो क्या होगा, मतलब साइड में हो जाएगा भाई, ज़्यादा तेज़ हवा है ना। इस तरीके से किसी भी पार्टिकल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही डेविएट करता है अपने पाथ से। सेकंड क्या था, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली हमें, देखो, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डेविएशन, यानी कि जितना हल्का वो पार्टिकल रहेगा जिसके ऊपर चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा अपने पाथ से भाग जाएगा, पाथ से दूर हो जाएगा। समझ लो ये पेंसिल रखी है, मैंने फूंक मारा तो पेंसिल हल्की है तो साइड में होगी ना, डेविएट हो गई, अपनी जगह पे रहने की जगह साइड में हो गई। बट यही मैं कोई भारी पेन रख दूँ, जैसे ये वाला पेन रख दूँ और फूंक मारो तो थोड़ा सा ही मूव किया, पेंसिल वहाँ चल गई। तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना पार्टिकल का मास कम होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि जितना पार्टिकल का मास कम होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अब मैं तुम्हारे को एक पेज ले आके दे देता हूँ, इसका मास और कम हो गया, इसको फूंक मारूंगा ये फ्रेम से बाहर चला जाएगा, बाहर हो गया। तो देखो समझ आ रहा है मेरी बात। पहली चीज़, इस पार्टिकल के ऊपर जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा उतना ही वो डेविएट होगा, जितना कम मास रहेगा उतना ही ज़्यादा वो डेविएट करेगा, क्योंकि भारा कोई भारी चीज़ को तुम अच्छे से हिला सकते हो। मैंने तुम्हें 100 कुंटल का गेहूँ का बोरा दे दिया, मैंने कहा हिलाओ, कैसे हिला दोगे, पर 10 ग्राम गेहूँ है 2 मिनट में साइड करके रख दोगे, 1 किलो की बोरी हटा के साइड कर दोगे। तो मास ज़्यादा रहेगा, सॉरी मास कम रहेगा तो उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, the strength of electric and magnetic field, the deflection of the electron from its original path increases with the increase in the voltage across the electrode or the strength of the magnetic field। यानी कि भाई तुम्हारा कोई तुम जिस पाथ पे जा रहे थे उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगी और उसकी पावर बढ़ा दी मैंने, तो जैसी पावर बढ़ाऊंगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल के लिए जा रहे थे, तुम्हारे रास्ते में कोई मेला वगैरह नहीं लगा, आराम से तुम स्कूल से आ जाओगे घर पे। समझ लो स्कूल से घर आ रहे थे, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो स्कूल से घर आ रहे थे, तुमने रास्ते में देखा ना कुछ खाने को था ना मेला था, तुम चुपचाप आ जाओगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। पर तुम्हारे पास मम्मी ने पैसे आज दे रखे हैं, तुम स्कूल से घर आ रहे हो और तुमने देखा चाट पकौड़े की दुकान लग रखी है, मेला लग रखा है, झूले लग रखे हैं और बहुत सारे गेम्स लग रखे हैं, गोलगप्पे, बर्गर, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारी फेवरेट चीज़ें लग रखी हैं, तो तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। सेम एज़ यहाँ पे है कि भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे डेविएशन आएगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा उतना ही ये क्या होंगे, डेविएट होंगे। तो सिंपल सा इन 3 लाइनों को यहाँ पे लिख दिया मैंने कि डेविएशन ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज कितना ज़्यादा डेविएट करेंगे अपनी पाथ से, यानी कि जाना ऐसे था पर भग गए इधर, भग गए इधर, वो इतना डेविएशन किस पर डिपेंड करेगा, पहली चीज़ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेंगे, और जितना कम मास रहेगा उतना ही ज़्यादा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि मास ज़्यादा कर दोगे तो वो अपनी जगह पे ही रह जाएंगे ना भाई, मूव तो नहीं कर पाएंगे, भारी सामान को तो मूव नहीं कर सकते। ये चीज़ तुम्हें आ गई समझ, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है तुमने। उसके बाद क्या करना है,
व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि सिर्फ हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट द पॉइंट ए। यानी कि जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब ध्यान से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। अब देखो ये हम्म ये देखिए, जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी कि ये जो बार है, ये जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है, ये नहीं लगाया, तो क्या हुआ, इस कैथोड रे के साथ क्या हुआ, तुम ध्यान से समझना। ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इन दोनों को हटा दिया। तो जब हमने बटन ऑन किया तो ये रेज जाके बी पे लड़ी। फिर सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो ये रेज जाके ए पर लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की रे है और ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट होंगी और जाके यहाँ पे लड़ गई। अब देखो हो क्या रहा है कि भाई, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो ये रेज सीधी भाग रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये देखो। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। यानी कि सिर्फ हम जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो ये सी पे आके लड़ रही थी। अभी टेंशन नहीं लेना कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो किधर को भागते हैं कैथोड रेज, तो मैं इस बात की टेंशन नहीं लेनी, बस ध्यान से समझो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले अकेले लगाने फिर डेविएशन हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, by carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electrons at the path followed as the absence of electric field and magnetic field, and they hit the screen at B. By carrying out accurate measurements of the amount of deflection observed by the electron on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by ME. अब हो क्या रहा है भाई, देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, इसको दोबारा समराइज करता हूँ। कि जब हम कुछ नहीं लगा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे, ये कैथोड रे सीधी ट्रैवल कर रही है, ठीक है सर। उसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो ये रेज इधर भागी, पॉजिटिव की तरफ भागी। फिर हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लगाया तो ये रेज इधर को भाग गई। अभी याद रखो कि नेगेटिव चार्ज नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, ठीक है। ये दिखेगा नहीं, ये डायग्राम को अच्छे से बनाया नहीं गया है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तुम बस इतना याद रखो कि डिफ्लेक्शन हुई है। अच्छा, हमने फिर दोनों को लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, और हमने इन दोनों की वैल्यूज को इस तरीके से हमने वो किया, क्या कहते हैं, इस इन दोनों की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरीके से हमने सेट किया, इस तरीके से हमने किया कि जो ये डिफ्लेक्शन हो रही थी वो डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है और यहाँ पे आके लड़ना शुरू हो गया। यानी कि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की पावर्स को ऐसे सेट किया कि ये रेज सीधी ट्रैवल करें। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर खींच ले और बीच में ये जाना शुरू कर दे। और जब ये हमने किया तो थॉमसन ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और उसने किस तरीके से निकाला तुम्हें नहीं टेंशन लेना, बस एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि किस तरीके से निकाला, कैलकुलेशन क्या की तुम्हें नहीं टेंशन लेना, तुम्हारे सामने ये वैल्यू है, लर्न कर लेना कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम केजी इनवर्स, ये याद हो जाना चाहिए। सर ये अभी तक जो हमने पढ़ा इसका फायदा क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तक। चलो ठीक है, तुमने इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर लिया, मेरी बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर लिया। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दे तो मैं मास निकाल लूंगा, और अगर कोई मास निकाल ले तो मैं चार्ज निकाल लूंगा। तो ये बहुत बढ़िया इक्वेशन मिल गई कि भाई ये इक्वेशन मिल गई, अब इन दोनों में से एक चीज़ निकालनी है, बाकी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन सिंपल से कैलकुलेशन लगाओगे हो जाएगा। अगर कोई चार्ज बता दे तो मैं मास निकाल लूंगा, मास बता दे तो चार्ज में निकाल लूंगा। तो ये बड़ा ईजी हो गया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वैन मास इज वेयर मास इज द सॉरी where me is the mass of electron in kg, यानी कि ये जो me है वो mass of electron है और e magnitude of charge on electron in coulombs है। Since electron are negatively charged, the charge on electron is negative, यानी कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, पर हमने अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब चलो आओ, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि चार्ज ऑफ ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने निकाला भाई, एक मिल्कन नाम का बंदा था, मिल्कन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इतने 1868 1953 के बीच में रहा, devised a method known as oil drop experiment। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट सा बनाया था, ये रहा वो एक्सपेरिमेंट। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर लिया, यानी कि उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया, यानी कि ढूंढ लिया किसी तरीके से, और ही फाउंड दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जैसे ही उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें मास को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें E/m की वैल्यू पता है, ये देखो E/m की वैल्यू पता है और हमें E की वैल्यू पता लगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, m की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। यानी कि अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए भाई कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है और E/m की वैल्यू ये है। और एक और चीज़, किस तरीके से हमने फाइंड किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिल्कन ने बताया, भी याद रहना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिया, उससे आ गया हमारा। और E/m का रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया, थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की, थॉमसन ने। बात समझ आई? हाँ जी सर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने से पहले मैं तुम्हें मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थोड़ा पढ़ा देता हूँ। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, इन दिस मेथड
ये समझ आ गया। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, हमने चार्ज निकाल लिया। अब इस मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, यानी कि इस जो मिल्टन बंदा है उसने चार्ज कैसे निकाला, अब वो देखने जा रहे हैं। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट हमने मिस्ट के फॉर्म में, यानी कि फुहारे के फॉर्म में क्या किया, प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser. The downward motion of the droplet was viewed through the telescope equipped with the micrometer eyepiece. By measuring the rate of fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of oil droplets. The air inside the chamber was ionized by passing a beam of X-ray through it. The electrical charge on these oil droplets was acquired by collision with the gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can retarded, accelerated, or made stationary depending upon the charge on the droplet and the polarity and strength of the voltage applied to the plates. By carefully measuring the effect of electrical field strength on the motion of the oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electric charge Q on the droplet is always an integral multiple of electric charge E, that is Q is equals to Ne. Very important equation. और n हमेशा 1 2 3 4 रहेगा। अब देखो मिल्टन बंदे ने क्या किया, यहाँ से उसने ड्रॉपलेट्स की फुहारा जैसे समझ लो, या स्प्रे करना शुरू किया, ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे करना शुरू किया, और यहाँ से स्मॉल होल था, और ये क्या है, चार्ज प्लेट थी। ये प्लेट के अंदर जो चार्ज, ये जो प्लेट लगा रखी थी उसमें चार्ज थी, और ये भी प्लेट चार्ज थी, और यहाँ से टेलीस्कोप लगा रखा था जहाँ से वो देख सकता था, और यहाँ से एक्सरे मार रहा था। अब वो क्या रहा था, ये जब ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से गिरती थी तो इसके अंदर चार्ज गैसेस भी प्रेजेंट थी, और जब ये ऑयल ड्रॉप गिर रहा है तो इसको इन दोनों बीच में, प्लेट के बीच में, यानी कि चार्ज के बीच में, तो इन चार्ज को वेरी करवाया उसने, यानी कि इन दो जो प्लेट हैं, इन प्लेट्स की पावर को वेरी किया, और इसने कभी एक्सेलरेट किया ड्रॉपलेट को, यानी कि ड्रॉपलेट के ऊपर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम पावर बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी नीचे आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और जब हम क्या कर रहे थे, पावर को वेरी करवा रहे थे, तो कभी ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी एक जगह स्टेशनरी हो जा रहा है, और ये सारा कुछ हम टेलीस्कोप से मेजर कर रहे थे। इसके कारण हमने देखा दो चीज़ें कंक्लूड की। पहली चीज़, मिल्टन ने ये डिटरमाइन किया कि जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, या जिस ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पेन भी हमारा क्वांटाइज्ड है, या तो एक पेन खरीद सकते हो दुकानदार से, या 2 पेन खरीद सकते हो, 3 पेन खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि अंकल जी मैं आपको ₹2.5 दे रहा हूँ, आधा पेन दे दो, थप्पड़ मार के भेजेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, या तो वो एक चार्ज होगा, या 2 चार्ज होगा, या 3 चार्ज होगा, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, या उसका डबल होगा, या उसका ट्रिपल होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आधा चार्ज हो रहा है या 2.5 चार्ज हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई होप तुम्हें समझ आया हो।